साहित्य अकादमी की वेबलाइन साहित्य श्रृंखला में आज हमारे साथ हिंदी के 3 महत्वपूर्ण कवि इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आदरणीय बद्री नारायण जी, अग्निशेखर जी और लीलाधर मंडलोई जी। मैं साहित्य अकादमी की ओर से आप तीनों ही रचनाकारों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत ही संक्षेप में तीनों ही रचनाकारों का आप सभी से परिचय करवा देता हूं। श्री लीलाधर मंडलोई हिंदी के प्रख्यात कवि, डिजिटल चित्रकार और लेखक हैं। आपकी कुछ प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं: घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अदेखा, ये बदमस्ती तो होगी, देखा पहली दफा अदेखा, उपस्थित है समुद्र, काल बांका तिरछा, क्षमा याचना, लिखी में दुख, एक कोमल तान, महज शरीर नहीं पहन रखा था उसने, हत्यारे उतर चुके हैं क्षीर सागर में, जैसे कई कविता संग्रह। गद्य साहित्य में भी आपकी कई कृतियां प्रकाशित हैं, जिनमें अंडमान निकोबार की लोक कथाएं, पहाड़ और परी का सपना, चांद का धब्बा, पेड़ भी चलते हैं, बुंदेली लोक रागिनी, कविता का तिर्यक, अर्थजल, दिल का किस्सा, दाना पानी, दिनन दिनन के फेर, काला पानी आदि। आपने कई पुस्तकों का संपादन भी किया है, जिसमें केदारनाथ सिंह संचयन, कविता के 100 बरस, स्त्री मुक्ति का स्वप्न, कवि एकादश जैसे संग्रह प्रमुख हैं। आपने विश्व साहित्य से कविताओं का व्यापक रूप से हिंदी में अनुवाद भी किया है। आपको कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा जा चुका है, जिसमें कुछ प्रमुख हैं: मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का रामविलास शर्मा पुरस्कार, वागीश्वरी सम्मान, रजा सम्मान, पुष्किन सम्मान, नागार्जुन सम्मान जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कार। आप दूरदर्शन, आकाशवाणी के महानिदेशक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय समितियों के साथ ही प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। आपने कई वृत्तचित्र फिल्मों का निर्माण, निर्देशन और पटकथा लिखी है। आप वनमाली सृजन पीठ के वर्तमान में निदेशक हैं। मैं श्री लीलाधर मंडलोई जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्री अग्निशेखर का मूल नाम डॉक्टर कुलदीप सुम्बली है। आप प्रख्यात हिंदी कवि, कहानीकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कश्मीर में जन्मे अग्निशेखर ने विस्थापन की गहरी पीड़ा झेली, और यह उस 80 के दशक के पूर्वार्ध की बात है, जब अग्निशेखर कश्मीर विश्वविद्यालय से हिंदी में पीएचडी कर रहे थे। आपकी कुछ प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं: किसी भी समय, जो 1992 में प्रकाशित हुई, मुझसे छीन ली गई मेरी नदी 1996, काल वृक्ष की छाया में 2002 में, और जवाहर टनल जो काफी चर्चित रही है। आपकी एक कहानी पर फिल्म भी बनी और उसमें कैमियो रोल भी आपने किया। आपको छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिष्ठित सूत्र सम्मान प्राप्त हुआ। आप वेब पत्रिका कृत्या के संपादक मंडल में हैं। आपको कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं, जिनमें तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम शंकर दयाल शर्मा के हाथों केंद्रीय हिंदी निदेशालय का हिंदी लेखक सम्मान, अपने जड़ से उजड़े लोगों की सशक्त नेतृत्व देती आवाज अग्निशेखर की कविताओं का तेलुगु, कन्नड़, तमिल, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, गुजराती सहित कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपने कश्मीर से प्रतिनिधि आधुनिक कश्मीरी कवियों की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया है। प्रतिष्ठित पत्रिका पहल और वसुधा के चर्चित कश्मीरी अंकों का आपने अतिथि संपादन किया है। इसके अलावा गद्य में आपकी कुछ ही बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जिनमें मिथक नंदकेश्वर और आतंक ग्रस्त कश्मीर केंद्रित अलग अलग भाषाओं की कहानियों का आपने संकलन दोजक शीर्षक से संपादित किया है। जवाहर टनल के लिए आपको कश्मीर की कला, संस्कृति और भाषा अकादमी का सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार भी मिला, और उसके पीछे की एक और कथा भी है, उस पर मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ। मैं आदरणीय अग्निशेखर जी का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। प्रोफेसर बद्री नारायण जी हिंदी के प्रख्यात कवि, सामाजिक इतिहासकार, लेखक और विचारक। आपकी कुछ प्रमुख प्रकाशित पुस्तकें हैं: सच सुने कई दिन हुए, शब्द पदियम, खुदाई में हिंसा। सामाजिक इतिहास की पुस्तकों में लोक संस्कृति में राष्ट्रवाद, उपेक्षित समुदायों का आत्म इतिहास, सन 57 की लोक स्मृतियां, लोक कथाएं, लोकगीत एवं छायाचित्र, लोक संस्कृति और इतिहास। अंग्रेजी में भी आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं: द मेकिंग ऑफ द दलित पब्लिक इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश, 1950 फैसिनेटिंग हिंदुत्व, सैफरन पॉलिटिक्स एंड डिजिटल मोबिलाइजेशन, women heroes and Dalit assertion in North India, multiple marginalities and anthology of identified Dalit writings, documenting distances, dissent,
कॉन्टेस्टिंग फेबल्स जैसी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें। आपको आपकी कविताओं का भारतीय भाषाओं सहित अनेक विदेशी भाषाओं, खासकर रूसी में बहुत ही प्रमुखता से अनुवाद हुआ है। आपको कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है, जिनमें भारत भूषण पुरस्कार, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, शमशेर सम्मान, राष्ट्रकवि दिनकर पुरस्कार, स्पंदन सम्मान, केदार सम्मान जैसे कई पुरस्कार और अलंकरण। आप गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान झूसी इलाहाबाद में निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ आदरणीय बद्री नारायण जी का भी स्वागत करता हूं और बहुत ही आदर के साथ अब मैं रचना पाठ का ये सिलसिला शुरू करता हूं। मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय बद्री नारायण जी को कि वे अपनी रचनाओं का पाठ करें। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अनुपम जी का और साहित्य अकेडमी का कि आपने ये अवसर बनाया हम लोगों के लिए, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि दो हिंदी के बहुत नामचीन कवियों के साथ मुझे कविता पढ़ने को मिल रहा है, अग्नि शेखर जी और यादव मंडोई जी। और ये समय बहुत ही भय और आशंकाओं का समय है, और शायद इसमें कविता थोड़ी सी हमें क्लैरिटी दे पाए और जीवन जीने की शक्ति दे पाए। इस आशय के साथ में कविताएं पढ़ रहा हूँ। मैं अपने सबसे नए संकलन जो तुमड़ी के शब्द के नाम से आया है, उससे कविता उसके 2-3 कविताएं पढ़ूंगा और फिर बाद के संकलनों से 2-2 कविताएं पढ़ूंगा। तो पहली कविता है, अगर आप कविता लिखें, अगर आप जिसके खिलाफ कविता लिखें और वही उस कविता की लोगों से करने लगे तारीफ, तो आपका क्या होगा? आपकी कविता का क्या होगा? आप उसका करेंगे क्या? तो उसको आप कहेंगे क्या? महामानव, महाकारुणिक या क्या? अगर आप किसी के अन्याय से तंग हो, उसकी हत्या करना चाहें और वह आप ही की प्रशंसा करने लगे, आपके विरोध को जो आपके सामने ही प्रेम जाल में बांध कर उसका वध कर डाले, अत्याचारी के अत्याचार के खिलाफ आप में उपजती घृणा और प्रतिरोध को चूस जाए, आपके नकार को आप ही के खिलाफ कर दे, जिसके खिलाफ आप लिखते हैं पर्चा और वह पर्चा वह अपनी तारीफ में यूज कर ले। क्या करेंगे ऐसों का? कवि जी क्या करेंगे? जब बजाने के लिए न हो कोई बाज, तो अपने विचारों को कैसे तीक्ष्ण करेंगे? तब ऐसे में प्रतिरोध का कौन सा नया राह चुनेंगे? दूसरी कविता है बेगमपुरा एक्सप्रेस। एक बनारस में रविदास का बहुत बड़ा मेला लगता है। रविदास की स्मृति में लाखों लोग आते हैं और प्रायः दलित समूह के लोग होते हैं, तो उस पर मैंने एक कविता लिखी है। बेगमपुरा एक्सप्रेस एक ट्रेन चलती है जो पंजाब से बहुत सारे लोगों को लेके वहां पर आती है। अमरपुर से बेगमपुरा तक चलती है एक ट्रेन, बेगमपुरा एक्सप्रेस। सुबह 5:10 पर बिल्कुल ब्रह्म वेला में टिकट काउंटर पर बैठा है क्लर्क टिकट लेकर। कहते हैं कि पैसे से मिल जाता है सब कुछ, पर लोग हाथ में ले खड़े हैं पैसे, रुपए व एटीएम कार्ड। टिकट बाबू फिर भी उन्हें टिकट नहीं देता। कतली, खूनी, बलात्कारी, बेईमान, चालू, फ्रॉड, लंपट, हिंसक, झूठ, बवाली, सुल्तान, साहेब, मालिक, इन सबको नहीं मिलेगा, इन सबको नहीं मिलेगा। दंभी, कवि, सत्ता के बौद्धिक, सब खड़े रह जाएंगे और नहीं मिलेगी उन्हें इस ट्रेन की टिकट। टिकट बाबू अगर इन्हें बेचना भी चाहेगा तो उसके हाथ बेकार हो जाएंगे। जो 2.5 आखर जानता होगा वही बेचेगा टिकट, जो 2.5 आखर जानता होगा वही पाएगा टिकट। लहरों से आए तारों को, कोमल मन सुकुमारों को, सराय के मालिकों को तो नहीं, पर सराय में रुकने वालों को मिल जाएगी। टिकट बाबू सोना ले लो, चांदी ले लो, मुहरे और मोती ले लो, पर दे दो मुझे टिकट।
कई दशकों से मैंने कोई यात्रा नहीं की है। मैं जाना चाहता हूँ बेगमपुरा। ट्रेन खुलने लगे हैं, हरे पंछी पेड़ों से उड़ने लगे हैं, ट्रेन में घाना बैठे हैं, पीपा बैठे हैं सेना नाई, ट्रेन खुलने लगी, ट्रेन खुलने लगी। तीसरी कविता है जो मैं आपको अपने जो दूसरे इसके पहले के संकलन जो खुदाई में अहिंसा के नाम से है आई थी, उससे सुना रहा हूँ। आजकल माइग्रेंट रिटर्न कर रहे हैं लॉकडाउन में। ये उससे सीधे जुड़ी तो नहीं है, लेकिन उस रियलिटी को कहीं न कहीं टच करती है। कविता का शीर्षक है बच्चे का गीत। काठ का घोड़ा लाने गए, पिता नहीं आए। सोने की चिड़िया लाने गए, पिता नहीं आए। नीले सपने लाने गए, पिता नहीं आए। दादी की पुतली और बाबा के ढांढस, मेरे पिता अब तक नहीं आए। कत्थई गिलहरी लाने गए, पिता नहीं आए। माँ की फहराती साड़ी के सबुज रंग, मेरे पिता अब तक नहीं आए। हरा तोता बनकर गए, पिता नहीं आए। सपने का मृग लाने गए, पिता नहीं आए। पिता आए तो उनकी लाश आई, तृतीय श्रेणी के डब्बे में, शौचालय के पास की थोड़ी सी जगह में पिटाई हुई। इसके बाद दूसरी कविता है सुभाष नगर। शहर इलाहाबाद में है एक नगर, सुभाष नगर। रईसों की बस्ती और नगर कोतवाल की कोठी के ठीक बीचों बीच। कहते हैं यह बस्ती इस शहर को बनाने वालों की बस्ती है। राय साहब टंडन जी की हवेली इस शहर की शान है, जो इसी बस्ती के सूदन के बाबा ने बनाई। सूदन स्वयं नायक था, सूदन स्वयं गणनायक था सिविल लाइन बनाने में। सिविल लाइन के सबसे सुंदर और महंगे मॉल कहते हैं सूदन के बाबा ने बनाई, जिन्हें बुलाने अंग्रेज भी चलकर उनकी झोपड़ी लगाते। सुभाष नगर मोहल्ला है ऐसे लोगों का, जिन्होंने बनाई है वे सड़कें जिन पर वे निश्चिंत हो चल नहीं सकते। जो अपार्टमेंट्स वे बनाते हैं उसमें नहीं होती उनके लिए कहीं इंच भर भी जगह। किंतु जान ले नागरिक समाज, अगर शहर है तो उन्हें नहीं किया जा सकता है कभी शहर बने। ज्यों-ज्यों बनेंगी पॉश कॉलोनियां, उनके बीच की कूड़ा फेंके जाने वाली जगह पर वे महफूज हो बना लेंगे अपनी बस्तियां, जहां से कोई टोक, कोई पुलिस उन्हें हटा नहीं सकती। नगर निगम उन्हें रहने के अधिकार को अवैध मानकर भी अवैध ठहरा नहीं सकता। जैसे जैसे बढ़ेगा शहर, वैसे वैसे बढ़ेंगे सुभाष नगर, जो शहर की अभिजात्यता के खिलाफ उसकी जरूरत बन रहेगी। वे रहेंगे इस शहर के नागरिक समाज के भीतर उनका अपराध बोध बनकर। वे भारतीय आजादी के 60 साल की आलोचना बन रहे हैं। वे उभरेंगे शालीन चेहरों की शालीनता के खिलाफ उस पर घूमड़ बन। वे लोकतंत्र के चेहरों पर दाग बनकर रहेंगे। वे रहेंगे शहर के इतिहास में इतिहास के खिलाफ। वे शहर के भूल का प्रतिरोध बनकर रहेंगे। रहेंगे सूदन, रहेगा सूदन तो रहेंगे सूदन के बाबा भी। वे सब शहर की बनी बनाई परिभाषा को तोड़ते हुए, वे सब शहर की बनी बनाई परिभाषा को तोड़ते हुए रहे। अब मेरी जो तीसरे संकलन से एक कविता, भी कितना समय है? 2-3 मिनट है समय? हाँ जी, प्लीज जी पढ़ें। पढ़िए अभी समाप्त करूंगा। नमस्कार बंडलोई जी। नमस्कार पढ़िए। न जाने क्या हुआ,
न जाने क्या हुआ, कल एक राजा नींद में चिल्ला उठा, मंत्रियों मुझे लोक गाथाओं में जगह चाहिए। वाह। चिंतित हुए सारे मंत्री, अधिकारी हैरान, जिसके पास पुलिस है, असंख्य सेना है, जल दुर्ग थल दुर्ग, जिसके पास 64 किले हैं, उस राजा को क्या जरूरत पड़ी लोक गाथाओं में जगह के लिए? उस राजा को क्या जरूरत पड़ी लोक गाथाओं में जगह के लिए? हुआ गहन विचार, शब्द सत्ता स्मृतियां मिथक गाथा पुराण पुरखे पुरोहित ओम ओम ब्रह्म ज्ञान सबको आमंत्रित किया। सबने सुना, सब सोच में पड़ गए, इस राजा के लिए लोक गाथाओं में कैसे जगह पाए। चलो यह राज किसी मदारी से जानी जाए। खैर साहब, न जाने कहां से पकड़ एक बाजीगर बुलाया गया, उसे सारी स्थितियों से अवगत कराया गया। सब सुन हंसा मदारी, यह लो, हा हा हा, राजा को भी अब लोक गाथाओं में जगह चाहिए, जगह भी वहां जहां लोक गाथाओं में नायक बैठते हैं। अचानक वह हुआ गंभीर, फिर पूछा, कवियों से बात की? नहीं। लेखकों से बात की? नहीं। गांव में जिनकी आंखों में डूबता है सूरज, उन बूढ़ी औरतों से बात की? नहीं। तो मूर्खों, राजा के लिए किस तरह और कैसी जगह बनाओगे लोक गाथाओं में? इसके लिए गलियों, पेड़ों, चिड़ियों से बात करनी होगी, हवा को समझाना होगा, पानी को मनाना होगा, बीजों को कहीं ले जाकर धीमे से बुझाना होगा, कायाकल्प करना होगा। इतने पर भी नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है कि राजा को मरना होगा। अब मैं कविता समाप्त करता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद बद्री नारायण जी। मैं अब अग्निशेखर जी को रचना पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद अनुपम जी, और मैं आभारी हूँ साहित्य अकादमी का कि ये अवसर जुटाया गया, जिसमें मेरे दो प्रिय कवि मित्र भी रचनाकार भी हैं, और मुझे इस बात की अतिरिक्त खुशी है। मैं आपको चंद कविताएं सुनाता हूँ। पहली कविता मेरे ताजा जो संग्रह आया है, जलता हुआ पुल, उससे है। पहाड़ और पहाड़, ये कविता का शीर्षक है। मैं स्वयं एक पहाड़ से हूं और दूसरे पहाड़ से संबोधित हूं। तुम मुझे अपने पहाड़ों की थोड़ी सी शांति, धैर्य और दृष्टि दे दो। मैं तुम्हें अपने पहाड़ों की स्मृति दूंगा, चीड़ों देवदारों के लोकगीत दूंगा, संगीत दूंगा। देखना, बद्री केदार की सन्यासिन हवाएं गुनगुनाएंगी हब्बा खातून और रसुल मीर के गीत। ये कश्मीरी कवि। देखना, बद्री केदार की सन्यासिन हवाएं गुनगुनाएंगी हब्बा खातून और रसुल मीर के गीत। तब शायद समझेगी दुनिया मेरे पहाड़ों का नमक क्यों मुझे संसार की को मिथ्या नहीं मानने देता। यह भी हो सकता है निकोस कजांत जाकिस का महान नायक जोरबा द ग्रीक पूर्व जन्म में मेरे देश का ही कोई पहाड़ रहा हो, बिंदास और पंखों वाला। ओ कवि अलकनंदा के, मैं तुमसे मांगता हूं तुम्हारे पहाड़ों का आशीष। गुफाएं मेरे पहाड़ों की भरी हैं घृणा और हिंसा के अकूत खनिज से। मेरे पहाड़ हैं उदास और लहूलुहान, जलावतन है नदियां, कुछ सूख रही वही की वही, अरण्य कर रहे रोदन। तुम्हारे पहाड़ कैसे बने रह सकते हैं समाधिस्थ और निर्लिप्त। मुझे अपने पहाड़ों का रत्ती भर मौन दे दो। यह कविता लीलाधर जगूड़ी के लिए है। अब मेरी एक मुख्य कविता जो अभी ताजा संग्रह आया है, जलता हुआ पुल। तो जलता हुआ पुल ही इस कविता का शीर्षक है।
जो मैं सुना रहा हूं। पुल जलाया आज उन्होंने, बहुत पुराना। घरों की छतों पर लोग देखते रहे जैसे किसी पूर्वज का जलना। नदी की बेबसी देखी जल रहे पुल। एक पुल के जलने से जलती हैं कितनी शताब्दियां। वहां देखा एक कवि ने सहमे हुए घर की खिड़की से। निश्चिंत थे वहां पहुंचे अधिकारी। नहीं फैलती पुल की आग अड़ोस पड़ोस में। वे बनाएंगे नया पुल, बता रही थी उनकी आंखें। वे नहीं देख रहे जलते आधार स्तंभों का नदी में गिरना। सहायक शहतीरों का गांठों से खिलना और बिखर जाना। वे नहीं देख रहे थे। पुल जल रहा था। पुल जल रहा था। आकाश में उठती लपटें जैसे दौड़ रही थी किसी पुलिस थाने की ओर फरियाद करती। पुल जल रहा था। पुल जल रहा था। हे भगवान, इसी पुल से होकर घनी रातों में उस पार के किसी घर से पहुंचती हमारे पास रबाब और सारंगी की मर्म बेदी स्वर लहरियां। इसी पुल से पहुंचती हमारे पास रबाब और सारंगी की मर्म बेदी स्वर लहरियां। और इसी पार से बहते हुए उत्सवी दिए जाते झूमते उस पार। पुल जल रहा था। पुल जल रहा था अपने इतिहास के साथ, जिसके साथ चिढ़ थी उन्हें, जिसे बदलना चाह रहे थे वे। जल रही थी तमाम लोकोक्तियां, जल रहे थे मुहावरे किंवदंतियां। लोगों का वो अपने ढंग से गुजरना उस पुल से। कभी यूं ही मोल तोल करना, मछलियों भरी टोकरियां लिए बैठी सुंदर मछियारीनों से। पुल जल रहा था। पुल जल रहा था जिसकी लोहे की रेलिंग पर चढ़कर जवान लड़के छलांग मारते नदी में। तैरते नावगरों के गली मोहल्लों में आवारा उस पार प्राचीन मंदिर के घाट पर खड़ा एक पूजा पाठी बुजुर्ग हैरान है कि वे जो तुल गए हैं जलाने पर पुल, क्यों जले हैं पुलों से। अब छोटे छोटे चार कविताएं मैं आपको सुना। मेरे एक मित्र का पिता अभी मुंबई में मरा और उसकी अंतिम आकांक्षा थी कि उसकी अस्थियों को कश्मीर ले जाया जाए, जैसा कि हर एक के। तो वो ले गया। तो उससे कविता है, अस्थियों का युद्ध। अस्थियों का किसी तरह जलावतनी से अपनी नदी किनारे पहुंच विसर्जित होना भी एक छोटा सा युद्ध जीतने जैसा है। यह मैंने बारूदी दिनों में चोरी से अपनी मातृभूमि जाकर एक दिन एक कविता है वर्षा। अब जलावतनी में आप हैं, घर से बाहर हैं, देश से बाहर हैं, तो वर्षा कैसे क्या क्या याद दिलाती है आपको, या आप वर्षा के बारे में कैसे। छोटी सी कविता है वर्षा। छलनी छलनी मेरे आकाश के ऊपर से बह रही है स्मृतियों की नदी। ओ मातृभूमि, क्या इस समय हो रही है मेरे गांव में वर्षा। एक अन्य छोटी सी कविता है थोड़ा सा प्रकाश।
मेरी सोई हुई माँ के चेहरे पर किसी छिद्र से पड़ रहा है थोड़ा सा प्रकाश, हिल रही है उसकी पलकें, कौन कर रहा है इस अंधेरे में सुबह की बात। वाह। एक अन्य कविता है तूत के अंगार। शहतूत जो होता है ना, उसका अंगार जब बनता है बहुत दहकता है, तो तूत के अंगार इस कविता का शीर्षक है। जब कविताएं वजह बनी मेरे निष्कासन की, मैंने और ज्यादा प्यार किया। सुनाना चाहता हूँ ये जो अभी संदर्भ आया वितस्ता में नदी कविता संग्रह के समर्पण का, ये अनूठा एक लोकार्पण था। कविता का शीर्षक ही है एक जानलेवा पुस्तक लोकार्पण। भेष बदल कर कश्मीर, अपनी नदी के हब्बा कदल पुल पर करने कविता का लोकार्पण। यह विश्व में अपनी तरह की अकेली जानलेवा सनक थी किसी जलावतन कवि की, अपनी नदी के पुल से कविता संग्रह विसर्जित करने की। मेरे साथी कवि मित्र संतोषी की नई कविता पुस्तक भी साथ थी मेरे, मुझसे छीन ली गई थी मेरी नदी, और ये समय कविता का नहीं था। पुल के दोनों ओर सुरक्षा बलों की तनी बंदूकों की निगरानी में बरसों बाद देख रहा था मैं अपनी नदी माँ को, बह रही थी अविरल खून के आंसुओं की धार सी। पुल के इस पार था नदी किनारे पुरशियार घाट पर स्कूल मेरा खड़ा अकेला वीरान। उस पार शशियार घाट था मुझे देखता कमजोर आंखों से। जल्दी तो सुरक्षा बलों की किसी बंदूक की नली से गोली की तरह निकली आवाज। हाँ, शायद मैं गंवाने जा रहा था जीवन, पहचान लिया जा सकता था नदी तटों पर खड़े सूने बदहाल घरों की किसी भी अंधेरी खिड़की से आ सकती थी गोली। और पुल से कविता संग्रहों के साथ मेरी लाश भी नदी में गिर जाती। कितना अच्छा होता, मैं घुल जाता नमक की तरह नदी के मौन में। मैंने पुल से विसर्जित की कविताएं वितस्ता में, और देर तक देखता रहा नदी का रोमांच। मैं पिछले वर्षों केरल में घूमते हुए कोच्चि के यहूदी टाउन में गया था, और पता चला कि यहाँ कभी यहूदी लोग आए थे, और उस यहूदी टाउन में घूमते हुए मेरे से कविता बनी। वो है, क्योंकि मैंने इसको रिलेट किया अपने जलावतनी के साथ। शीर्षक है कोच्चि के यहूदी टाउन में टहलते हुए। वे आए थे अरब सागर से कभी ईसा पूर्व बचते बचाते, उताल लहरों से खुद को अपने दल दल के बच्चों स्त्रियों बूढ़ों रोगियों को हिम्मत बंधाते। यहूदी नहीं, यहूदी यहाँ उतरे तटों पर बसे नारियल के पेड़ों के नीचे। आज मिलता नहीं कोई यहूदी यहाँ आसानी से, शेष रह गई हैं इन गलियों में यादें उनकी, गलियां जो बदल गई हैं लक धक बाजारों में। यहाँ हस्तशिल्प, कैलेंडर, प्राचीन कलाकृतियां और आधुनिक कश्मीरी पेपर माशी की मायावी दुनिया में मैं क्यों ढूंढ रहा हूँ किसी दार्शनिक स्पिनोजा को, कोई यहूदा अमीखाई जैसा कवि, अमोज ओज सा साहित्यकार कोई, या उनके पुरखे। पुलिस के पहरे में सामने खड़ी सफेद सिनेगॉग की इमारत मौन है, और मुखर भी।
अभी कल ही जिहादियों ने दी है बंदरगाह सहित इसे उड़ाने की धमकी। पता नहीं यहाँ जीव टाउन में अब उतना क्या बचा है जिससे चिढ़ते हैं जिहादी और उनके आका। मैं लौट रहा हूँ ईसा पूर्व हुए निर्वासन से अपने भविष्य में पेरिस मैं अपने निर्वासन में लौट रहा हूँ। क्या मेरी स्मृति भी नहीं होगी शेष इसी तरह मेरी मातृभूमि कश्मीर में, जहाँ जगह जगह होंगे बिना हमारे ऐसे ही यहूदी टाउन और पर्यटकों को ठगने वाली दुकानें हमारे नाम पर। मेरे पास समय है क्या? मैं एक आध कविता सुनाऊं? जी, आखिरी पढ़ दीजिए। अच्छी बात। मैं आपको आखिरी सुनाता हूँ। ठीक, एक सेकंड। ठीक है, मैं आप आखिरी कविता पढ़ता हूँ आपको। इस कविता का शीर्षक है पेरिस में एफिल टावर के पास प्रदर्शन। मैं यूरोप में था और अपने निर्वासितों के प्रश्न को लेकर तो पेरिस जाना हुआ, तो एफिल टावर के सामने तो वहां का अनुभव सुना रहा हूँ जी। पेरिस में एफिल टावर के पास प्रदर्शन, ये शीर्षक है कविता का। एफिल टावर के सामने पास से गुजरते लोग कुछ रुककर पढ़ते हमारे पोस्टर। हम शालीनता के साथ बांटते अपने दुख और घाव। जीनोसाइड की गाथाएं देखती हैं हमें पेरिस की जिज्ञासाएं, कुछ आशंकाएं एक साथ। वे पसंद नहीं करते हमारा अंग्रेजी में बोलना, लेकिन समझते हैं हमारी बेबसी। मेरा साथी अंग्रेजी लेखक कमल हाक समझा रहा कुछ पत्रकारों और बुद्धिजीवियों को व्यथा जलावतनी की। बांट रहा युवराज रैना पैम्फलेट जिसको, और प्रोफेसर नीरजा टिक्को कर रही पेरिस की महिलाओं से संवाद। मेरी आंखें लोगों में ढूंढ रही चित्रकार हैदर रजा को, जो वाकिफ थे मेरे कश्मीर के जीवन से। मेरे साथी समझा रहे थे हमारे अस्तित्व का सवाल। मैं कल्पना कर रहा था काश जॉन-पॉल सार्त्रे आए कहीं से और खड़े हों हमारे साथ। एफिल टावर की सजी पार्क में पूछा एक बालक ने अपने पिता से, पुलिस क्यों नहीं, पुलिस ने क्यों नहीं बचाया इनको? वे ताज्जुब है कहकर बड़े आगे। देखता रहा मैं उस बोले बच्चे को दूर तक। किससे कहूं कि हम इस ताज्जुब की कितनी व्याख्याएं करते आए थे हेग और हॉलैंड में। अमेरिका के व्हाइट हाउस से सटे कैनन हाउस और न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी में हुए हैं मेरे भाषण। लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स की एनेक्सी में मैंने बेपर्दा किया नकाब पोश जिहादियों को। मैंने किया है न्यूयॉर्क में राष्ट्रसंघ के बाहर सड़क किनारे दिन भर प्रदर्शन। लोग देखते और निकल जाते आगे, लेकिन इस बालक ने किया बुनियादी सवाल पूरी मासूमियत के साथ। एफिल टावर के सामने हम बांटते रहे ताज्जुब की हकीकत देर तक। मैं सोचता रहा उस बच्चे के बारे में। धन्यवाद, आपने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद अग्निशेखर जी। मैं अब बहुत ही आदर के साथ आदरणीय लीलाधर मंडलोई जी को आमंत्रित करता हूँ रचना पाठ के लिए। ठीक है, तो 500 ले लीजिएगा, उसमें आप खर्च होगा और 200 बात
मंडलोई जी ऑन कर लीजिए। हाँ हेलो जी। हाँ, मैं सबसे पहले साहित्य अकेडमी और अपने 3 मित्रों का जो इस समय मेरे साथ इस प्रोग्राम में है, बद्री नारायण जी, अग्निशेखर जी और कुमार अनुपम जो स्वयं कवि हैं, तो इस एक बहुत अच्छे अवसर में साथ में होना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी कुछ कविताएं सुनाता हूँ। पहली कविता का शीर्षक है खुशामदीद। खुशामदीद। जब घर छोड़ा खुदा हाफिज कहते हुए, जब घर छोड़ा खुदा हाफिज कहते हुए, दरवाजा बंद ना होकर जोर से खुला। पिंजरे से आजाद हुआ तोता, पिंजरे से आजाद हुआ तोता पेड़ पर बैठने की बजाय मंडराता रहा घर में। डपटने के बाद भागी नहीं बिल्ली, डपटने के बाद भागी नहीं बिल्ली और म्याऊं म्याऊं करती हिलाने लगी पूंछ। बचा कुचा सामान बेकाम होकर मानो चीखने लगा, बचा कुचा सामान बेकाम होकर मानो चीखने लगा। हर किसी ने सुना खुदा हाफिज घर में, हर किसी ने सुना खुदा हाफिज घर में। घर ने सुनकर भी नहीं सुना। तोता पिंजरे के आसपास डोलते हुए बोल रहा था बस एक ही शब्द। तोता पिंजरे के आसपास डोलते हुए बोल रहा था बस एक ही शब्द, खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद। और मित्रों, ये दूसरी कविता है। जिन हालातों में हम हैं उनके प्रभाव इसमें दिखाई देते हैं। मेरी आंखें सिरा गई आज, मेरी आंखें सिरा गई आज। मैंने पहली बार अखबार को बेसाख्ता शुक्रिया कहा। अखबार के एक छोटे से कोने में एक चित्र छपा देखा। सफेद टोपियों में वे 4 थे, सफेद टोपियों में वे 4 थे जिनकी कौम के खिलाफ अखबार भरे रहते हैं। चित्र के नीचे 2.5-3 पंक्तियों की खबर थी। चित्र के नीचे 2.5-3 पंक्तियों की खबर थी कि वे दाह संस्कार के लिए ले जा रहे थे उसे, कि वे दाह संस्कार के लिए ले जा रहे थे उसे जिसे मिल ना सके अपने सगे संबंधियों के 4 कांधे भी, अपने सगे संबंधियों के 4 कांधे। ये कविता है। उसे अपने हाल पर छोड़ देने का हुक्म हुआ, उसे अपने हाल पर छोड़ देने का हुक्म हुआ। उसने नहीं छोड़े पैरों के निशान तक फिर। अब वह रात गए रोते रोते गाता है, अब वह रात गए रोते रोते गाता है। गाते गाते सुबह पत्थर हो जाता है, गाते गाते सुबह पत्थर हो जाता है। एक और छोटी सी कविता है कि जानने के पहले ही वो चला गया, जाने के पहले ही वो चला गया। 2.5 आखर लिए अपने आईने में। अब एक खाली जगह है अंधेरे से भरी, अब एक खाली जगह है अंधेरे से भरी। इस तरह भरी होकर, इस तरह भरी होकर किस इसमें कदर वो खाली है वह, किस कदर खाली है वह। ये कविता है। मेरी थकी आंखें केवल गहरी हो गई है, मेरी थकी
की आंखें किवाड़ों में उतर कर दह रही हैं, किसका है इंतजार और कब तक? वो जो गया है रूठ कर इस बार, तो क्या छोड़ दूं आस? तुम ही कहां धर दूं, कहां फेंक दूं आंखों को? एक और छोटी सी कविता है। लतीफे थे, मोहब्बत थी, हंसी मजाक थे, दोस्त थे, लतीफ मोहब्बत थी। अब ये निजाम है, खौफ है। अब ये निजाम है और खौफ है और हदबंदियां। दोस्त तो अब भी हैं, दोस्त तो अब भी हैं। वो मोहब्बत नहीं है, वो मोहब्बत। अपने आप पर भरोसा न कीजिए। कश्ती जरूर आपकी है, कश्ती जरूर आपकी है। मल्लाह तो हम है, मल्लाह तो हम है। जो कहना था तुमसे कह नहीं पाया। इसमें एक शब्द आया है टुक, मीर इसका इस्तेमाल करते थे, थोड़ा सा छोटा सा, तो ऐसा कुछ अर्थ होता है। जो कहना था तुमसे कह ना पाया, सब छोड़े जा रहा हूं। जो कहना था तुमसे कह ना पाया, सब छोड़े जा रहा हूं। रेत की इस टुक डायरी में, रेत की इस टुक डायरी में। एक और छोटी सी पंक्ति है, 2 पंक्तियों की कविता है। तेरे पानियों में सो गया हूं, तेरे पानियों में सो गया हूं। खुदा करे अब सुबह ना हो, खुदा करे अब सुबह ना हो। और है, शिकायत करके, शिकायत की क्यों करूं मैं? शिकायत करके शिकायत की तौहीन क्यों करूं मैं? ताज जो तूने किया है पहनकर, आज जो वो पाप का घड़ा है, एक दिन भर ही जाएगा हुजूर, एक दिन भर ही जाएगा हुजूर। समय हो तो एक आध कविता और सुना जी दूं? बिल्कुल, कम से कम 2 कविताएं और पढ़ें। ठीक है। जो नहीं झुकते उन्हें झुककर सलाम करता हूं, जो नहीं झुकते उन्हें झुककर सलाम करता हूं। जो सिर्फ झुकाने का मंत्र बुदबुदाते हैं, उनके खिलाफ खड़ा हो जाता हूं पूरे शरीर के साथ, उनके खिलाफ खड़ा हो जाता हूं पूरे शरीर के साथ। और ये अंतिम कविता, इसका शीर्षक है सिसकी। बिछोने में छूटी तुम्हारी सिसकी ने, बिछोने में छूटी तुम्हारी सिसकी ने, कभी सोने नहीं दिया पल भर को, कभी सोने नहीं दिया पल भर को। सिसकी वह अटकी है सांस में, सिसकी वह अटकी है सांस में। जब तक आस है सांस की, जब तक आस है सांस की, सिसकी बनी रहेगी हस मामूल, सिसकी बनी रहेगी हस मामूल। वह मेरी आत्म भर्सना है।
आह, वह मेरी आत्म भर्त्सना है, और जब तक वो है, वो मेरी सांस, और जब तक वो है, वो मेरी सांस, मैं अपने जीने में मर नहीं सकता, मैं अपने जीने में मर नहीं सकता। वाह! 10 मैं मिनट हो गए हैं, बहुत-बहुत बहुत-बहुत मैंने आपके आभार समय का पालन किया। जी, बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय लीलाधर मंडलोई जी। दरअसल आज हमारे साथ जो 3 हिंदी के बेहतरीन स्वर, 3 ऐसे कवि जिनकी वजह से हिंदी की एक पुख्ता पहचान है, उन्होंने जो आज ये रचनाएँ प्रस्तुत की हैं, जिसमें हमारे आज का पूरा समय, आज के समय में जो बहुत सारे लोगों के साथ जो अनुभव हैं उनके, जो उनके दर्द हैं, जो उनकी पीड़ाएँ हैं, और एक तरफ पलायन की पीड़ा, अपने ही देश में एक जगह से उजड़े हुए दूसरी जगह पर किसी तरह बसे, और उनके बीच जो एक लंबे समय का जो तनाव, जो आशंकाएं और डर, उन सब से मिल करके जो आज का ये पूरा रचना समय आज इन 3 कवियों ने निर्मित किया। मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ कि इनकी इन संवेदनाओं से, जिस तरह मंडलोई जी ने अपनी कविता में कहा कि एक एक अटकी रह जाती है सिसकी, वैसे ही ये कविताएं हिंदी के प्रेमियों, साहित्य के प्रेमियों के दिल में अटक जाएंगी, और वे इन पर बार-बार सोचेंगे। ये ऐसे प्रश्न खड़े करती हैं और ऐसी कुछ बड़ी बातों से हमें हमारा सामना कराती हैं, जिससे हम अक्सर निगाहें चुराते रहे हैं। लेकिन एक अच्छी रचना का यही काम है कि वे हमें सतर्क करें, हमें संबोधित करें, और हमें आगे के लिए जागृत करें। एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए हमें प्रेरित करें। मैं आज इन तीनों ही रचनाकारों आदरणीय बद्रीनारायण जी, अग्निशेखर जी और लीलाधर मंडलोई जी के प्रति साहित्य अकादमी की ओर से बेहद शुक्रगुजार हूँ, बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपके इस रचना पाठ के लिए। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, हम इसके लिए बहुत-बहुत आभारी हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।